लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हमारे इस मंच पर भारत के सबसे टॉप एजुकेटर्स की टीम के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं आप लोगों को एक सही रणनीति और 2024 में अनअकैडमी ऑफलाइन बैच के विस्तार से आने वाले कोर्सेस और अनअकैडमी के द्वारा मुखर्जी नगर में जो नई शुरुआत की जा रही है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस मंच पर भारत के सभी एजुकेटर्स में जो सबसे बेहतरीन एजुकेटर्स हैं उनका मैं सबसे पहले तो अनअकैडमी के मंच पर स्वागत करना चाहूंगा। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि अनअकैडमी काफी लंबे समय से अपने ऑनलाइन प्रोग्राम में एक बेहतरीन परिणाम दे रही है। हम चाहते हैं कि यह परिणाम की परंपरा ऑफलाइन पर भी शुरुआत हो और इसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी लेकर आ रहा है मुखर्जी नगर में अपना पहला ऑफलाइन बैच। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ऑफलाइन प्रोग्राम के एकेडमिक डायरेक्टर, एकेडमिक हेड हमारे साथ हैं सर रजनीश राज। और जैसे कि आप जानते होंगे कि सर का मतलब परिचय देने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत जाने माना चेहरा है। अभी तक मतलब मैं कहूंगा हिंदी माध्यम में जो सबसे बेस्ट रैंक रही हैं, थर्ड रैंक, वह भी रजनीश राज सर की विद्यार्थी किरण कौशल जी रही है। तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत इस सेशन की सबसे पहले मैं सर से करना चाहूंगा क्योंकि विद्यार्थियों के मन में एक बड़ा सवाल होगा कि ऑलरेडी अनअकैडमी के अलावा भी कई सारे मंच ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो हम आखिर ऐसा क्या बेहतर देना चाहते हैं, क्या हमारी रणनीति है कि हम हिंदी माध्यम में वो रिजल्ट ला सकें जो सर 2010 में 2011 के दौर में आप लोगों ने दिया है। तो सर क्या ऐसी नई रणनीति है, मैं जानना चाहूंगा। हमारी पूरी की पूरी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि इस ऑफलाइन बैच में ऐसा नया क्या है। हम अपना एजेंडा 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यूपीएससी में अपीयर होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे पहला जो नाइटमेयर है वो प्रीलिम्स है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो प्रीलिम्स के लिए हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड प्लान तैयार किया है जिसमें सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को अपना स्टडी मटेरियल दे देंगे। उन्हें मालूम है कि कल को हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया। बच्चा क्लास में आएगा तो क्लास की शुरुआत के पहले ही आधे घंटे के अंदर हम उसको उस टॉपिक से रिलेटेड क्विज देंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू देंगे। इतना कर लेने के बाद ही वो क्लास में एंटर करेगा। क्या बात है। यानी कि उसको पता रहेगा कि हमें कौन से लेवल के एग्जाम की तैयारी करनी है। उसके बाद क्लास जब कंप्लीट हो गया तो उस दौरान हमने बेसिक से लेके एडवांस और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर लिया। क्लास ख़त्म होने के बाद बच्चे को कुछ देर रुकना पड़ेगा और उसे डेली प्रीलिम्स के कम से कम 10 क्वेश्चंस बना के जाना है जो उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। इसके बाद फिर घर जब जाएगा वो तो उसको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन बैंक दे दिया जाएगा। बच्चे को इसी के बीच घूमते रहना है, उससे भटकना नहीं है। यदि वो इस घेरे में घूमता रहेगा तो वह निशाना मार देगा। क्या बात है सर। मतलब मैं कह सकता हूं सर कि एक शॉर्ट में पहली जो बात क्लियर हुई है, केवल पढ़ाई या केवल क्लास नहीं, उसे प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस ताकि एग्जाम हॉल में उसे ऐसा लगे कि ये मेरे लिए प्रतिदिन का काम है। सर, बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल पढ़ के पास नहीं कर सकता, बल्कि उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल के कारण उसकी पढ़ाई एबनॉर्मल हो जाती है। हमें उसको एक घेरे में लाना है और ज़रूरत इस बात की है कि हम जिस घेरे का निर्माण करते हैं वो क्वालिटेटिव हो, वो टारगेट ओरिएंटेड हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरा पॉइंट हमारा मेंस को लेकर है कि जब हम मेंस पढ़ाएंगे तो भी पैटर्न तो वही होगा कि बच्चे को नोट्स हमने दे दिया, उसे मालूम है कि कौन से टॉपिक की पढ़ाई होनी है। क्लास की शुरुआत होती है तो उसको उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं ताकि देख के आए, उसे मालूम हो कि हमें कौन से लेवल की पढ़ाई करनी है।
क्लास हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के दौरान हम इस क्रम में ये ख्याल रखेंगे कि मेंस पीटी से थोड़ा एडवांस लेवल की तैयारी होती है, तो उसमें हमारी योजना कई सारे पिरामिड के ऊपर टिकी होगी। शून्य माने बेसिक, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद एडवांस, फिर अप्लाइड और फिर इवेल्युएटेड। इस स्ट्रक्चर से जब हम गुजारेंगे बच्चे को, तो वह न सिर्फ इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होगा बल्कि उसकी समझ साफ होगी। कॉन्सेप्ट के बाद उस कॉन्सेप्ट से कॉन्क्रीट पॉइंट्स निकाल पाएगा और कॉन्क्रीट पॉइंट्स के साथ अपडेशन होगा करंट के रास्ते से, और तब उन सब का एप्लीकेशन होगा। विदाउट एप्लीकेशन क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकल सकता। बिल्कुल बिल्कुल, इस समय तो पॉसिबल ही नहीं। फिर हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि एप्लीकेशन इज नॉट अ ओवरनाइट गेम, इसलिए हम हर दिन क्लास के ख़त्म होने के बाद बच्चे को एक क्वेश्चन लिखने के लिए डेली देंगे ही देंगे, जो हमारे सेंटर पर बैठ के ही उसे लिखना होगा। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर वो घर जाएगा तो उसके प्रैक्टिस के लिए भी उसके पास क्वेश्चन पेपर होगा, और उसके हर लिखे हुए उन क्वेश्चंस का हम अपने एक्सपर्ट टीम की ओर से इवेल्युएशन करवाएंगे, और उस इवेल्युएशन के प्रोसेस में हमारी टीम के सारे टीचर्स भी अपना रोल प्ले करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये कि इस प्रोसेस में हमने देखा है कि मुखर्जी नगर में एक ट्रेंड ये रहा है कि इतना समय लग जाता है तैयारी में, कभी कभी तो 2.5 साल लग जा रहा है। बिल्कुल, ये तो सर बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय। यदि कुछ जगह पे तो एडमिशन के समय कह दिया था कि 2.5 साल का क्लास होगा, तो मैं ये सच में जानना चाहूँगा कि इस टाइम पीरियड को क्या हम ऐसा कम करने वाले हैं कि कम पढ़ाने वाले हैं? देखिए, एक बात होती है कि बच्चे को यदि आप 2.5 साल पढ़ाते हैं ना, तो मोमेंटम अपना लूज कर जाता है। लेकिन ये भी बात देखना होगा कि हिंदी मीडियम के हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से बहुत तरह के बैकग्राउंड के लोग आते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि हर बच्चा मेरे लिए फ्रेशर है, उसे हम शून्य से शिखर तक ले जाएंगे। इसीलिए हमने अपना जो पंच लाइन बनाया है वो यही है कि हम मानकर चलते हैं कि आपको हम बेसिक से पढ़ाना शुरू करेंगे, लेके जाएंगे आपको शिखर तक। बहुत बढ़िया। लेकिन इसके लिए हम घंटे कम नहीं करेंगे, महीने कम करेंगे। बहुत सही, ताकि हम उनका कोर्स भी टाइम पे ख़त्म कर दें, कवरेज भी उतना ही वाइड रखें, लेकिन इसके लिए उनको एक दिन में हम ज़्यादा घंटे देंगे। मतलब जहां 2 घंटे की क्लास होती है वहां हम इसको 4 घंटे करेंगे, ताकि उस स्ट्रेटजी को, उस सिलेबस को वह मिनिमम टाइम में जो उसके लिए ज़रूरी है उसमें वो बेहतर तरीके से कवर करें। हम बताएं सर कि मैं पिछले 21 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ मुखर्जी नगर में। बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ। और मुखर्जी नगर के बच्चे तपस्वी की तरह होते हैं। उनको यदि आप एक अच्छी योजना दे दीजिएगा और उस अच्छी योजना के अमल के पीछे आप ईमानदार हैं, इस बात का यकीन दिला दीजिएगा, तो आप मेरी बात पे यकीन करिए, वो आपकी योजना पे जान लड़ा देंगे 100%। और यदि वो जान लड़ा देंगे ना, तो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सबसे अच्छा फल उनके हिस्से का होगा। क्या बात। सही बोला, सही बोला। तो इसलिए हमारी योजना कुछ विशिष्ट है इस बार। बहुत बहुत खूब। और हम सब टीम के लोग जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने यही बात किया था कि हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि चूंकि हम टीचर हैं तो कहीं न कहीं तो पढ़ाएंगे नहीं। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमें एक अवसर मिल रहा है मुखर्जी नगर में रहते हुए। मुखर्जी नगर ने 21 वर्षों के दौरान जो हम लोगों को दिया है, उसके ऋण का भुगतान करना है। बहुत बहुत सही। और मुखर्जी नगर में जो निराशा छाई है, उस निराशा का अंत करना है। क्या बात है। ये रोशनी होगी हमारे लिए भी और ये रोशनी होगी हमारे बच्चों के लिए भी। और हम धन्यवाद देंगे अनअकैडमी को कि उन्होंने हम सब लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों को ये बड़ा काम करने का मौका दिया। निश्चित। बहुत बहुत ही खूबसूरत। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरे विस्तार से चीज़ों को समझा होगा। सर ने एक जो बात कही कि मुखर्जी नगर के विद्यार्थी तपस्वी होते हैं, मैं थोड़ा सा सर यहाँ पर असहमति व्यक्त करूंगा। मैं कहूँगा पूरे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तपस्वी होते हैं। हमेशा हाँ, मतलब उसका कारण है कि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी सर
इमोशंस के साथ तैयारी कर रहा है, ये बहुत बड़ा बैरियर है। मतलब इतना आसान नहीं होता है। अगर ब्रिटेन के एक विद्यार्थी को यूपीएससी का टारगेट दिया जाए तो हो सकता है वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी से पहले पास हो जाए, लेकिन उस इमोशन के साथ अगर बिठा दीजिए तो 20 साल में भी ना पास हो, क्योंकि उस इमोशन को भी चलना है, फैमिली प्रेशर भी देखना है, पड़ोसी भी देखना है, घर वाले क्या बोल रहे हैं वो भी देखना है, और इन सबके बाद एक आखिरी में जो बच जाएगा खुद का विरोध भी झेलना है कि अपना आईने में चेहरा देखा है, तुम्हें लगता है कि तुम कभी आईएएस बन पाओगे। तो ऐसे कई सवालों के बीच में बहुत ही कश्मकश वाली बात होती है। हम अपने इसी दौर में अब आगे बढ़ते हैं, और मैं जैसे कि कहूँगा आप सभी लोग सर से बहुत लंबे समय से परिचित होंगे, क्योंकि शायद ही यूपीएससी में कोई एस्पिरेंट हो जिसने इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह सर की किताब न देखी हो। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है हम लोगों के लिए कि इकोनॉमिक्स जैसा टेक्निकल सब्जेक्ट, सर मैं बताऊं पर्सनली कि जब मैंने इस चैनल पर इकोनॉमिक्स पढ़ाया तो बच्चे क्षमा चाहूंगा सर, ज्योग्राफी पढ़ने ज़्यादा आते थे लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने कम आते थे। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हर तीसरे वीडियो में मुझे कमेंट्स करते थे, सर इकोनॉमिक्स पढ़ाए इकोनॉमिक्स, और जब इकोनॉमिक्स पढ़ाने आओ तो गायब। तो ये बड़ा अद्भुत सा है कि इस विषय में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी की थोड़ी रुचि और इस विषय की जो तकनीकी शब्दावली है, क्योंकि सर आप काफी लंबे समय से इस विषय में लेखक भी रहे और पढ़ाया है आपने, तो मैं चाहूंगा कि इस मंच पर जो हिंदी माध्यम को आप इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाएंगे सर, तो उसमें आपका किस तरीके का अप्रोच होगा इस विषय के लिए, ताकि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी खुद कहे कि हाँ अब वो चीज मुझे मिल गई जिसकी मैं खोज कर रहा था। धन्यवाद सर। हम बताते हैं आपको इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो मेरा अनुभव है, सार बताते हैं, 26-27 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसमें 99.9% पूछते हैं कि सर मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहे, समझ में आ जाएगा। हम बोले कोई बैकग्राउंड होने का ज़रूरत नहीं है, आप क्लास में बैठिए चुपचाप। जब कोर्स ख़त्म होने के बाद जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि सर इकोनॉमिक्स तो आप मैनेज कर ही लेंगे। ये 45 डेज में होता है। क्या बात है। इसका मतलब कि उसको सिंप्लीफाई किया गया है, साधारणीकरण किया गया है, तभी वो ऐसा बोल सकते हैं। इकोनॉमिक्स के साथ है कि हम अमूमन किसी भी विषय की तैयारी करते हैं तो हम सबसे मशहूर किताब उठाते हैं। बाई चांस एक मशहूर किताब मेरी भी है, मान लीजिए कोई छात्र उठा लिया। अब वो किताब पढ़ के इकोनॉमिक्स की समझ नहीं आ सकती, या तो आप खुद वो गुण पैदा करिए या कोई गुरु मिल जाए जो आपको सिंप्लीफाई कर दे। इकोनॉमिक्स का अवधारणाएं जितनी हैं इतना आसान है जितना क्लियर ये पानी आपको दिख रहा है। क्या बात। बस कैपेबिलिटी है कि ये तो है, रोज़ तो यूज़ करते हैं आप, अच्छा तो आपके यहाँ प्रिंट हो जाएगा वो, यू विल बी एबल टू यूज़ लाइफ लॉन्ग, आप जीवन भर यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं सब जीएस के एक्सपर्ट बैठे हैं, ये जनरल स्टडीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हम सब विषय खंडों को एक तरीके से पढ़ते हैं, सारा सब्जेक्ट कन्वर्ज करके एक विषय पैदा होता है, दैट इज जनरल स्टडीज़। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी में थोड़ा सा गवर्नेंस, ये सब जोड़ के एक जीएस का क्वेश्चन निकलता है। तो हम ये देखे हैं कि बच्चों को अगर हम जस्ट अब कंक्लूड कर दे रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में सबसे पहली बात है कि अवधारणाओं की एक समझ होनी चाहिए, और वो समझ अर्थशास्त्री की तरह नहीं, स्पेशलिस्ट की तरह नहीं, एक एक्सपर्ट की तरह। जैसे कि थर्मोमीटर बनता कैसे है जानने की जरूरत नहीं है, बुखार देखने आना चाहिए, समझा गया ना। विदाउट बीइंग इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करने आपको आ गया, आप रोज़ करते हैं। टी शर्ट कितने का है भाई? 600 का। अरे यार 400 में दे दो। योर इकोनॉमिक्स इज वर्किंग, आपका अर्थशास्त्री काम कर रहा है बार्गेनिंग बिल्कुल। तो हम बहुत करीब हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स किताबी रूप से पढ़ने पे डिफिकल्ट होता है। हमारे ही छात्र कोर्स करके बोलते हैं कि सर अब आपकी किताब समझ में आ रहा है, क्योंकि यही बात तो है प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के साथ कि लिखा वैसे जाता है, आप पढ़ाया ऐसे जाता है। तो यही है। दूसरा है कि ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा छात्रों को, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ भी और कहीं भी, और अखबार उसके बाद ऐसे समझ में आएगा कि न्यूज आप ही लिखें, एक बार इस पार से उस पार हो जाए। जैसे कि रजनीश सर ने बताया कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसे है, कहाँ से कैसे ले जाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो शून्य से होगी, लेकिन शिखर तक कैसे पहुँचेंगे इसका एक मेथोडोलॉजी है। जब आप जुड़ेंगे आपको पता चलेगा कि एक काम किया कैसे जाता है। तो दिस हैज़ गॉट एन इनसाइड मेथोडोलॉजी। उस कार्य विधि पे काम करना पड़ेगा। हम एज ए टीम और यू एज एन एस्पिरेंट
नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज अचीवेबल। समझ में आ गई बात? बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब हम दो बड़ी बातों पर कहे, अगर कंक्लूड कहे तो इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एप्लीकेशंस। अगर आप जितना एप्लीकेशन बेटर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, आपके लिए विषय दिन प्रतिदिन का विषय होता चला जाएगा। साथ ही साथ अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, बहुत ही जाने माने चेहरे हैं ज्योग्राफी के, और पिछले 20 वर्षों में 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन ऑप्शनल विषय में सर के माध्यम से हुआ है। संजीव सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ज्योग्राफी में जो वर्तमान में पैटर्न है, खास करके इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी या फिर डिजास्टर वाली जो ज्योग्राफी, लास्ट ईयर में भी पेपर 1 में इस सेगमेंट को कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है। कई जगह पर मैं देखता हूं कि अभी भी ट्रेडिशनल वोल्केनो और भूकंप पर ही बात चल रही है और यूपीएससी डिजास्टर तरफ ज्यादा जा रही है। तो सर, इस नए परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहूंगा कि इस बैच में हम ज्योग्राफी के लिए ऐसा क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि विद्यार्थी 2024 में कंफर्ट जोन महसूस करेगा कि हाँ, यही ज्योग्राफी की मुझे जरूरत थी जो एग्जामिनर चाह रहा था। सर थैंक यू सर। इस विषय में पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भूगोल है, जो वोल्केनो से कंसर्न है या भूकंप से, या जो भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है, ये सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर से संबंधित है। लेकिन जो आपदा प्रबंधन है, ये थर्ड पेपर में कंसर्न है। तो आपदा प्रबंधन से संबंधित जो प्रश्न है वो थर्ड पेपर में ही है। फर्स्ट पेपर में उसको कंसर्न करके भले ही पूछा जाता होगा, लेकिन यहाँ पे जो मूल रूप से मैं अब निसंदेह एक वाणिज्यवादी अवधारणा चल रहा है, मन लुभावन एक संस्कृति का विकास हो चुका है इस कोचिंग के क्षेत्र में भी, बच्चे उससे लुभ करके जाते हैं। और जो सबसे बड़ी एक निराशा की समस्या मैंने विद्यार्थियों में देखा है कि जब हम लोग तैयारी करते थे तो हम लोग एक तुलनात्मक अध्ययन भी करते थे, मूल्यांकन भी करते थे कि मैं कहाँ हूँ। आज का विद्यार्थी कहाँ है उसे खुद नहीं पता है, पूरे ब्रह्मांड में जैसे कहीं वो है। ना शिक्षक इसके लिए कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं, वो बस क्लास करते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं। विद्यार्थी को ये भी पता नहीं है उसका सिलेबस पूरा हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट थर्ड पेपर से कंसर्न है। मैंने उन परीक्षार्थियों से पूछा जो तथाकथित सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में कोर्स पूरा कर चुके हैं कि आपदा की अवधारणा क्या है। उनको ये नहीं पता है कि ये फर्स्ट पेपर में कि थर्ड पेपर में है। और जो एक प्रकोप जिसको हम कहते हैं हेजार्ड जब तक वल्नरेबल नहीं होगा, अर्थात सुभेद्य नहीं होगा, अर्थात उसकी पहुंच मानवीय सभ्यता तक, संस्कृति तक या उसके अधिवास तक सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक वो आपदा बनेगा ही नहीं। जैसे अंटार्कटिका में कोई भूकंप आता है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड 8 हो, बट कोई लॉस नहीं हुआ, तो एक प्रकोप तो है बट आपदा नहीं है। लेकिन जो कोर्स पूरा कर चुके हैं, दावा कर रहे हैं बस मेरा सिलेक्शन होने वाला है, उनको इसका अंतर नहीं पता है। और इसकी जिम्मेवारी मैं कोचिंग संस्थानों पे ही दे रहा हूँ, उनमें हम लोग भी शामिल हैं कि आखिर ये विद्यार्थियों को नहीं पता है। थोड़ी विद्यार्थियों पर भी है भाई, जो कहा जाता है कि आप उपभोक्ता हैं, आपको सजग तो होना ही पड़ेगा। और आप अपने सिलेबस के प्रति, कंटेंट के प्रति, कंसेप्ट के प्रति, और सबसे बड़ी बात है उन सपनों के प्रति यदि सजग नहीं है जिसको सजाने के लिए आप पता नहीं कितनी दूर से आए हैं दिल्ली, तो फिर आपके साथ धोखा तो होना तय है। बस हमारा यही प्रयास होगा, एक ईमानदार प्रयास। उसमें हो सकता है आपको डांटा भी जाएगा, आप तैयार होकर आइए। आपको तैयार इस तरीके से हम लोग कर देंगे कि सफलता कदम चूमेगी। टीम के साथ तो हम लोग कर ही रहे हैं। मेरी जिम्मेवारी जहाँ तक होगी कि बेसिक से लेकर के टॉप कंसेप्ट तक आपको पहुँचाना, चाहे वो भूगोल हो, आपदा प्रबंधन हो। और सर, आज जो सर बात कर रहे थे मेथोडोलॉजी की, मेथोडोलॉजी जैसे शब्दों को टीचर्स भी आजकल नहीं जानते कि इसका मतलब क्या होता है। सिंप्लीफाई करके कहें मेथड ऑफ स्टडी। अगर हम आइसोलेटेड अप्रोच की बात करें तो कृषि का संबंध सीधे हम लगाते हैं भूगोल से, लेकिन अगर कृषि के संबंध को देखें तो कृषि के निर्धारक घटकों का संबंध है भूगोल से। और कृषि पे जितने प्रश्न मुख्य परीक्षा में आते हैं वो फर्स्ट पेपर में नहीं आते, वो आते हैं थर्ड पेपर में, क्योंकि कृषि के लेकर के जो नीतियां बनती हैं वो इकोनॉमिक्स बनाते हैं। अब आप लिए टेक्नोलॉजी पे, बीपीएससी में भी कई प्रश्न पूछ चुका है, यूपीएससी में कई प्रश्न पूछा चुका है कि कृषि के विकास के प्रक्रिया में किन तकनीकियों का प्रयोग किया जाए। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो बच्चा ना आइसोलेटेड अप्रोच पे है और ना इंटीग्रेटेड अप्रोच पे है, और उसका कारण बच्चे का नहीं है, इसका दोष बच्चे में नहीं डालूंगा। शिक्षक ही यहाँ महानतम है। और मैं आलोचना के मूड में नहीं हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं, जो सर बात करने के बाद कई बार हमसे पूछा जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी मीडियम का रिजल्ट 0 है। और मैं एक बहुत बड़ी असलियत बता दे रहा हूं, जितने रिजल्ट आपको दिख रहे हैं वो क्लास का रिजल्ट नहीं है, वो सारा मॉक का रिजल्ट है। और दूर से आप देखते हैं बढ़िया बढ़िया आपको रिजल्ट दिख जाता है,
और आप चले आते हैं। आप सिलेबस जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन आप अपने शिक्षक से इस बात की मांग करने लगेंगे कि हमारा ये पूरा नहीं हुआ। घोषित रूप से जो लोग टॉप पे हैं, टॉप तो वैसे सब कोई लिखता है, टॉप संस्थान, ये संस्थान, लेकिन सर नोट्स में इतनी बड़ी बड़ी त्रुटियां हैं, मैं फिर नाम नहीं लूंगा, क्वाटरनरी इंडस्ट्री, और आप समझ जाइए मैं किसके विषय में बोल रहा हूँ, ये कोई टारगेट नहीं है। क्वाटरनरी इंडस्ट्री के विषय में उन लोगों ने टोटल गलत तरीके से नोट्स ही दे दिया है। इससे तो अच्छा होगा कि बच्चा उसको नहीं पढ़ेगा, कम से कम गलत तो नहीं जानेगा। पढ़ने के बाद यदि आप गलत लिख के आते हैं ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा। इस संदर्भ में हमारा प्रयास सही होगा, एक ईमानदार प्रयास जिसको सार्थक करने का पूरा टीम प्रयास करेगा कि आपको केवल उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाया जाएगा, दौड़ाया जाएगा, उसमें ठोका और पीटा भी जाएगा, मेरी विशेषताओं में शामिल होता है। लेकिन अगर आप उसको क्रॉस कर जाते हैं तो गारंटेड एक रिजल्ट आएगा। इस बात की जिम्मेदारी हम लेते हैं और पूरी टीम ही। तो थैंक यू सर इसके लिए कि टीम के साथ हम लोग सामने आए। थैंक्स अन अकेडमी, और एक सार्थक प्रयास हम लोग शुरू करते हैं। धन्यवाद। मैं कहूँगा कि ज्योग्राफी में मतलब सर का काफ़ी लंबा अनुभव तो है ही, लेकिन ज्योग्राफी के साथ साथ वे कई जगह पर आपको जहाँ जहाँ पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो वहाँ पर भी वो काफ़ी मदद करते रहते हैं। अब मैं आपको परिचय देना चाहूँगा अतुल लोहिया सर का। वैसे काफ़ी पुराने सर हैं, मतलब मुझे याद लगता है कि गवर्नेंस और जब एथिक्स की शुरुआत हुई थी तो शायद पहली पीढ़ी के टीचर रहे हैं। तो एथिकल गवर्नेंस और गवर्नेंस में सर हमारी पूरी मदद करेंगे। मैं चाहूँगा सर कि वर्तमान के इस जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसमें ये जो एथिकल गवर्नेंस या गवर्नेंस जो हमारे पेपर 2 में आता है, इस विषय में बच्चे का किस तरीके का डायरेक्शन होना चाहिए? क्या उसके माइंडसेट में रहे कि वो किताब पढ़े तो क्या पढ़े, करंट अफेयर पढ़ता है तो क्या पढ़े? मतलब इस विषय में बच्चे को अभी तक क्लैरिटी नहीं। कई बार वो पॉलिटी और गवर्नेंस एक ही समझता है। तो मैं चाहूंगा सर इस मंच पर आज हमें ये जरूर बताए कि गवर्नेंस के लिए इस विद्यार्थी के माइंडसेट में क्या क्या सब एक हम कहेंगे कि सोर्सेस होने चाहिए। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं सर यही कहना चाहूँगा कि गवर्नेंस वैसे तो अपने आप में देखेंगे एक बहुत बड़ा सेक्शन है। एक वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट जो भी कर रही है सब गवर्नेंस है। इवन गवर्नमेंट के अलावा भी आजकल तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कर रहे हैं, सब गवर्नेंस का पार्ट है। तो अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन जब हम सिलेबस देखते हैं यूपीएससी का तो मुश्किल से 5-6 लाइनों में ही गवर्नेंस को समेट दिया गया है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो यही है कि एरिया इतना व्यापक है लेकिन सिलेबस में बहुत छोटा सा लिखा है। तो अब दोनों के बीच में हम कैसे तालमेल बिठाएं कि वो 5-6 लाइनें जो सिलेबस में लिखी हैं केवल वही है गवर्नेंस, और या जो इतना बड़ा विस्तार हम देख रहे हैं वो गवर्नेंस है। और यहाँ तब जरूरत पड़ती है अनुभव की। हमारा जैसा आपने बताया लगभग 24-25 साल का लोक प्रशासन विषय पढ़ाने का अनुभव, तो हमें यहाँ बहुत मदद मिलती है इस बात को क्लैरिफाई करने में कि वास्तव में हमारी ज़रूरत क्या है सिलेबस के अनुसार, और साथ में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपीएससी की उसमें। अगर हम 2013 जब से पैटर्न चेंज हुआ गवर्नेंस या एथिकल गवर्नेंस जैसे आपने कहा सिलेबस में जुड़े, तब से लेके अब तक के 10 साल के अगर क्वेश्चंस की सही ढंग से एनालिसिस कर लें, जो सिलेबस में बातें लिखी हैं वो देख लें, और साथ में गवर्नेंस का व्यावहारिक पक्ष क्या है उसको जान लें, और तीनों को जब मैच करें तो बड़ी आसानी से हम सिलेबस डिफाइन कर सकते हैं कि वास्तव में हमें गवर्नेंस में क्या और कितना पढ़ना है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा तो बिल्कुल सही बात है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस पढ़ जाते हैं सब, और जब केवल इतना पूछा जाता है या प्रश्न आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो बच्चे नहीं जान पाते हैं। शासन व्यवस्था और सरकार में अंतर क्या है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में अंतर क्या है, तो बच्चों को पता नहीं होता है। ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस का अंतर क्या है, कैसे हम ई गवर्नमेंट से ई गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ गए, तो पता नहीं होता हमें कि वास्तव में इनका अंतर क्या है। निश्चित, बिल्कुल। तो यहाँ फिर ज़रूरत पड़ती है हमें लंबे अनुभव की। जहाँ तक किन किताबों, किन सोर्सेज से पढ़ना है, तो मुझे नहीं लगता कि मेंस में कम से कम स्टूडेंट्स का ये काम है कि वो 10-20 किताबें
या बहुत बोरा भर के, थैला भर के नोट्स इकट्ठा करे, किताबें इकट्ठा करे और फिर पढ़े। अगर कोचिंग, नेचुरल सी बात है कि हम इतने एक्सपीरियंस के आधार पर जो नोट्स तैयार कर रहे हैं, कोचिंग का प्रिंटेड नोट्स प्लस क्लास में जैसे बच्चों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास में नोट्स लिखवाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जीएस के किसी भी सेक्शन में कोचिंग के नोट्स और क्लास के नोट्स के अलावा बच्चों को कुछ भी और करने की ज़रूरत है। और वो नोट्स भी ऐसा नहीं हो कि जिसको बच्चा कभी देख ही नहीं पाए, कि केवल वो एडमिशन लेते समय एक बड़े से बोरे में भर के मिल जाए, एक थैला भर के मिल जाए और वो रूम पे जाके बस एक अलमीरा में फिट हो जाए और उसके अलावा कभी उसको खोला भी नहीं जाए। तो ये जीएस में विशेष रूप से हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि सिलेबस भी डिफाइन हो, हमारे पास कंक्रीट वे में कुछ ऐसा नोट्स हो कि बस उतना हम कर लें तो हमारी पूरी तैयारी हो जाए। हमारा इतना लंबा अनुभव हम सबका, नेचुरल सी बात है, हमें इसमें बहुत हेल्प करेगा कि जितनी ज़रूरत है बच्चे को हम उतना दें और उसी में बच्चे का सिलेक्शन भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि अभी जो बदलाव आया है, खास करके 2023 का पेपर देखकर जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में एक निराशा सी है, रिजल्ट कह रहे कि पीटी में कम आया है, जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है प्रीलिम्स की परीक्षा। क्योंकि जब तक प्रीलिम्स की परीक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी बेहतर तरीके से बड़ी संख्या में क्वालिफाई नहीं होते, तब तक हम उस परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते जो एक अंतिम रूप में हमारे सामने आता है। हमारा मकसद इस अनअकैडमी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी माध्यम के लिए ईमानदारी पूर्वक न केवल प्रयास करना, बल्कि इस प्रयास के माध्यम से एक ऐसे रिजल्ट की उम्मीद करना जिसके लिए शायद हिंदी माध्यम का विद्यार्थी इस हमारी तरफ देख रहा है, हमारे से उम्मीदें कर रहा है। क्या सर, मैं चाहूंगा कि कोई अंतिम रूप में यदि आप लोगों में से कोई भी सजेशन लगता हो कि क्यों हम अनअकैडमी का ये प्लेटफॉर्म चुने बाकी प्लेटफॉर्म की तुलना में? रमेश सर बताएंगे। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के हम चुने, ऐसा समझिए कि अनअकैडमी में एक तो एकेडमिक फ्रीडम है, आप टीम के साथ काम करते हैं, टीम के साथ काम कर सकते हैं अच्छी तरह से, पूरा कंसल्टेटिव तरीके से क्वालिटेटिव प्रोग्राम हम चला सकते हैं। हम अनअकैडमी में पहले भी थे इंग्लिश सेक्शन में, अब मौका मिला है हिंदी सेक्शन में। लेट्स ट्राई आवर बेस्ट एंड मेक दिस टीम डिलीवर रिजल्ट। एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पूरी स्वतंत्रता के साथ, फ्रीडम के साथ वर्क कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई कैन से। रंजीत जी, आप कुछ कहिए। सर, हमको यही कहा गया है कि मुखर्जी नगर के अंदर जो सबसे बेहतरीन टीम आप बना सकते हैं वो बनाइए। यस। और हमने अपने साथ काम करने वाले अनअकैडमी के लोगों को जिनका नाम बताया उनको लाकर वो मेरे साथ जोड़ दिए। आपके सामने मैं बोलूं तो बात भी थोड़ी ठीक नहीं लगती, नहीं। लेकिन इकोनॉमी के लिए आप एक इंडिविजुअल नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। अरे क्या बात है। आपने इकोनॉमी में वो पढ़ाया और वो लिखा जो करीब पिछले 20 वर्षों से लोग पढ़ के पढ़ा रहे हैं। ऐसा है। हम सरस्वती इस बात के लिए बहुत आश्वस्त हैं कि हमारे बच्चों को इकोनॉमी में वो क्वालिटेटिव टीचिंग मिलेगी जिसके बदौलत उनको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा पीटी में, और मेंस में उनको आंसर में क्वालिटी डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा नेचुरली, तभी वो रिजल्ट है। और हम आपसे आज दिन में सुबह से ही बात कर रहे हैं, आपने इतने लंबे अनुभव के बाद भी ये जिद नहीं छोड़ा है कि मुझे बच्चे की उंगली पकड़ के उसे पढ़ाना है। तो ये चीज़ आपसे अपने आप में लोग सीख सकता है। पढ़ाना तो एक अलग चीज़ है, पढ़ाने की जो जिद है वो सीखने लायक चीज़ है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमने संजीव जी की बात सुना। संजीव जी ने जो बात कहा कि बच्चा फर्स्ट पेपर के जीएस को अलग से पढ़ता है, थर्ड पेपर को अलग से पढ़ता है, दोनों को रिलेट नहीं कर पाता है, इसीलिए वो ये समझ नहीं पाता कि आपदा का मीनिंग क्या है। रिमार्केबल बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि हमारे टीचिंग के प्लान के अंदर एक पिरामिड होगा, जिसके अंदर हमने कहा पहले बेस पढ़ाएंगे,
पूरे के पूरे हिंदी मीडियम में पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा कि पढ़ाने के दौरान एक वर्ड यूज़ किया जाता है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन ये एक मिसनॉमर है, उसमें फाउंडेशन दिया ही नहीं जाता है और बोला फाउंडेशन जाता है, एक प्रोपेगेंडा है वो। हाँ, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या होती है कि कॉम्प्रिहेंसिव के नाम पर बेसिकली कलेक्शन होता है। जैसा आप लोगों ने कहा ना, नोट्स के लिए, नोट्स में कलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता ही नहीं, सिलेक्शन नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हमने ये प्लान किया है कि नोट्स से लेके ओवरऑल क्लास का जो प्रोग्राम हमारा होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम यदि बच्चों को कह रहे हैं कि तुम इसे पढ़ लो, तो हम ये सुनिश्चित करें कि ये पढ़ने योग्य है। दूसरी बात, हमने पिरामिड में जो कहा है कि अंतिम स्टेज में जाकर हम अप्लाइड लेकर आएंगे। वो अप्लाइड ही तो है जहाँ का इंटरडिसिप्लिन होता है, जिसमें कि फर्स्ट पेपर का ज्योग्राफी थर्ड पेपर के डिजास्टर मैनेजमेंट से मिल जाता है, लिंक होता है, जिसमें कि फर्स्ट पेपर का ज्योग्राफी थर्ड पेपर की इकोनॉमी से मिल जाता है। इकोनॉमिक्स की शुरुआती होती है इतिहास से। हाँ, जिसमें कि फर्स्ट पेपर का वर्ल्ड हिस्ट्री, सेकंड पेपर के इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ जाता है, वहाँ से कनेक्ट हुआ। फर्स्ट पेपर का आर्ट एंड कल्चर फोर्थ पेपर के एथिक्स से जुड़ जाता है। कहते हैं कि हिस्ट्री इज द रूट एंड पॉलिटी इज द फ्रूट। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी इंटीग्रेट हो जाता है। उस इंटीग्रेशन के पॉइंट पर जाकर जब तक हम बच्चों को सर्व नहीं करेंगे, और हम तो इस बात के लिए कमिटेड हैं कि इस इंटीग्रेशन लेवल की पढ़ाई के लिए हम लोग का एक्सपीरियंस तो काम आएगा ही आएगा। हम उस लेवल पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े विद्वान लोगों को अतिरिक्त रूप से बुलाएंगे। मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में फेडरलिज्म के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने वाले इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलर कौन हैं, तो क्यों ना हम फेडरलिज्म पर उनको बुला लें, उनसे सेशन एक। हमें यह मालूम है कि इंडिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कौन कौन हैं। जब हम पढ़ा चुके कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्यों ना हम हिंदुस्तान के बड़े जूरिस्ट को बुलाएं। मुझे मालूम है कि इंडिया के बड़े बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट कौन हैं। हमने जब उनको पूरा इन्वायरमेंट पढ़ा दिया, तो क्यों नहीं हम बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट को बुलाएं और उनके साथ में संजीव सर डिस्कशन करें और उसका एक पैकेज तैयार करके बच्चों को दे दें, और हम डिस्कशन हमारे टीचर के नेतृत्व में करवाएंगे, ताकि काम की चीजें निकलेंगी, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट निकलेगा। ये अप्लाइड लेवल पर होगा, जस्ट एक एकेडमिक सेशन नहीं। तो हमने ये प्लान बस ऐसे ही कोई एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं किया है। ये प्लान बेसिकली हिंदी मीडियम के लोगों की पढ़ाई को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सोच विचार के तैयार वेल थॉट है, पूरा वेल मैनेज करने के साथ मैं एक दो चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सर। बाकी सब तो आप लोगों ने बोला ही है, शायद छूट रहा था कि आज के विद्यार्थियों में जो मैंने खासकर मुखर्जी नगर के रहने वाले या उसके आसपास के सराउंडिंग्स में रहने वाले परीक्षार्थियों में देखा है, उनमें रुचि धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है पढ़ने के प्रति। और उसका एक कारण ये है कि शिक्षक उस विषय वस्तु को रुचिकर बना नहीं पा रहे हैं, और चाहे उस स्तर तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे विद्यार्थियों तक कि वो इस बात को समझ करके क्लास को, कोर्स को एंजॉय कर सके। हमारे ऊपर एक गहरी जिम्मेवारी होगी कि पूरे कोर्स को, कंटेंट को, कंसेप्ट को इस प्रकार से रुचिकर बना करके सामने दें कि उस विद्यार्थी में एक जिज्ञासा आ जाए कि हमें पढ़ना है, तैयार करना है, और साथ में उस बात का भरोसा और विश्वास हो कि मैं जो तैयार कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो दूसरों से बेहतर है। तब उसमें चयनित हो जाने की या हो सकने की क्षमता का एक विश्वास उत्पन्न होगा। ये विश्वास भी इस हिंदी माध्यम में बहुत ज़रूरी है। वो तो शिक्षकों की जिम्मेदारी, और हमारे मेथोडोलॉजी में शामिल होगा। ज्योग्राफी भी सर बहुत टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बेस्ड है, लेकिन यदि परीक्षार्थी को रुचिकर बना करके हम पेश करें तो परीक्षार्थी उस कोर्स को एंजॉय भी करेगा। और साथ में किसी भी संस्थान का सबसे बड़ा प्यार होता है विद्यार्थियों का क्लास से सिलेक्शन, और हम लोग कमिटेड है इसी बात के लिए कि हम मॉक से नहीं, हम क्लास से रिजल्ट देंगे। तो हम बस एक अंतिम रूप में मैं जो चीज जोड़ना चाहूंगा कि अनअकैडमी ऑफलाइन जब आप ज्वाइन करते हैं तो केवल आपको ऑफलाइन की क्लास ही नहीं दी जा रही है, बल्कि ऑफलाइन के साथ साथ प्लस की कंप्लीट क्लास भी मिल रही है। मतलब पहली बार आपको ऑफलाइन की एक टीम और ऑनलाइन की दूसरी टीम, दो टीमों की एक ही सिंगल फीस में सारी चीजें मिल रही है। मुझे लगता है कि यदि आप इस बार 2024 या 25 की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह शायद आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है। इस मौके का फायदा उठाइए और सबसे पहले अपनी तैयारी की शुरुआत करने से पहले आप एक बार इस वीडियो को आपके परिचय के जितने विद्यार्थी हैं
उन तक भी शेयर कराइए। बाकी नीचे जरूर कमेंट्स करिएगा आपके जो भी डाउट और जिस प्रकार की भी बातें आपको लगती हैं। हमारी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक और सभी शिक्षकों का इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाय एवरीवन, अनअकैडमी लेकर आ रहा है मुखर्जी नगर में अपना पहला ऑफलाइन बैच। पर हम इस बैच में ऐसा नया क्या करने जा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बैच में यदि कोई विद्यार्थी मुखर्जी नगर की क्लास ऑफलाइन नहीं कर सकता है तो वो विद्यार्थी घर बैठे भी लाइव ऑफलाइन क्लास सीधी प्राप्त कर सकता है। जी हां, इस बैच के ज्वाइनिंग का मतलब है कि आप प्लस की क्लास तो देख ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यूपीएससी फर्स्ट ऑफलाइन बैच जो मुखर्जी नगर में टॉप एजुकेटर से बनाया जा रहा है, उनकी क्लास को लाइव आप अपने घर पर कहीं भी, मतलब आप दिल्ली नहीं आ सकते तो भी उस बैच के माध्यम से आप उस लाइव क्लास को देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा अनअकैडमी ऑफलाइन बैच। MK लाइव रिफर कोड के साथ डिस्काउंट कोड जरूर याद रखिएगा ताकि आप बेहतरीन कंटेंट मिनिमम फीस में प्राप्त कर सके। तो जरूर ज्वाइन करिए और अपने सपनों को पूरा करें, अपने यूपीएससी के लक्ष्य को अचीव करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी तो हम जानते हैं कि हमारे जो ऑफलाइन के साथ साथ प्लस की जो कक्षाएं हैं उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा जो आरंभ 1 ईयर और 2 ईयर का बैच आ रहा है ये 29 जून को लॉन्च हो रहा है। इसमें इस समय आपको 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस बैच के माध्यम से आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन प्लस पर कर सकते हैं। और आरंभ बैच में जो फाउंडेशन बैच है इसमें सारे टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं। 29 जून से जो बैच आ रहा है इसमें प्रतीक नायक सर हैं, सिद्धार्थ अरोड़ा सर है, सुदर्शन गुर्जर सर है, मृणाल पटेल सर हैं, पवनीत सिंह सर हैं। हमारा सीसेट रहेगा सबसे बेस्ट रिजल्ट के साथ है। और जो सबसे जरूरी बात है जो मैं बार बार कहता हूं कि आपको मल्टी एजुकेटर्स का ऑप्शन मिलता है। बाकी आप MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा और जितना हो सके आपके परिचय के लोगों को सूचित कर दीजिएगा कि यदि वह मुखर्जी नगर में तैयारी करना चाहते हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है 3 जुलाई से, जिसमें आपको ऑफलाइन के साथ साथ प्लस की सभी कक्षाएं भी मिलती है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाय।